नमस्कार। मैं हूँ रजनीश और ये मेरे बारे में है। यहाँ पर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उससे आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल थियरी की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। अब आइए जानते हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता का अर्थ होता है यह एक राज्य की विशेषता है। राज्य की विशेषता का मतलब कि संप्रभुता को वास्तव में इसके लिए एक मिसकंसेप्शन है, एक एक भ्रांति प्रचलित है कि संप्रभुता व्यक्ति में भी निहित हो सकती है। संप्रभुता व्यक्ति में नहीं बल्कि राज्य में निहित होती है। व्यक्ति का गुण नहीं है बल्कि राज्य का गुण है। जब हम राज्य के बारे में पढ़ा रहे थे उस समय राज्य के 4 अंगों जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात हमने की थी। तो उसी में से संप्रभुता एक राज्य का गुण है। संप्रभुता के बिना किसी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, यह भी चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पर भी हम वही बात बता रहे हैं कि संप्रभुता राज्य की विशेषता है। इसके कारण ही राज्य केवल अपनी इच्छा से बंधा है। इसका यह मतलब होता है कि राज्य केवल अपनी इच्छा का पालन करता है, किसी और की इच्छा का पालन नहीं करता है। वह केवल अपनी इच्छा मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य है, किसी और की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल राज्य की ही बातें मानी जाएंगी, राज्य के ही आदेश को माना जाएगा, उसका पालन किया जाएगा, किसी और के आदेश को नहीं। अर्थात राज्य अपनी इच्छा से बंधा है, वह किसी अन्य की इच्छा उसके कार्य को, राज्य के कार्य को सीमित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की इच्छा जो स्वतंत्र होती है, किसी और से बाधित नहीं होती, किसी और से नियंत्रित नहीं होती, सीमित नहीं होती, वह सॉवरेनिटी के कारण ही होती है, अर्थात संप्रभुता के कारण ही होती है। अब यह राज्य की एक सर्वोच्चता की शक्ति है। अर्थात राज्य अपने सभी अन्य समाज के जितने भी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन से, संस्थाओं से और अधिकरणों से उन सबसे श्रेष्ठ है। उसका यही कारण है कि राज्य को यह संप्रभुता की शक्ति प्राप्त है। संप्रभुता की शक्ति प्राप्त होने के कारण ही राज्य बाकी सभी संस्थाओं से, बाकी सभी समूहों से सर्वोच्च है। अन्य समूह जैसे नातेदारी हो गया, परिवार हो गया, और इसके अलावा जो भी जितने भी समूह हम बनाते हैं, शैक्षिक समूह, धार्मिक समूह, और जितने भी अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल है, कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इन सारे सामाजिक समूहों से, इन सभी इंस्टीट्यूशन से राज्य की सर्वोच्चता होती है। राज्य इन सबसे ऊपर है और उसका कारण है राज्य की यह शक्ति जिसका नाम है संप्रभुता। राज्य इस गुण के कारण सबसे आज्ञा पालन प्राप्त करता है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि सॉवरेनिटी से होता क्या है। राज्य इस गुण के कारण सबसे आज्ञा पालन प्राप्त करता है और किसी की आज्ञा पालन न करने के लिए स्वतंत्र रहता है। अर्थात 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि राज्य जो आदेश देगा उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा, जो भी राज्य के अंतर्गत आता है, चाहे वो किसी भी पद का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, या किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वह उसकी आज्ञा पालन करने के लिए, राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य है। और दूसरा, और किसी की आज्ञा पालन करने न करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात राज्य के ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 बातें हैं। राज्य का आदेश सबको ही मानेगा और राज्य को कोई आदेशित नहीं करेगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि राज्य तो भौतिक है नहीं, राज्य को तो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, राज्य स्वयं से आदेश कैसे देगा। तो वास्तव में राज्य का यह कार्य सरकारें करती हैं। जब राज्यतंत्र था तो राजा करते थे, अभी गणतंत्र है तो संसदीय सरकार, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट, तो इस तरह की व्यवस्था है। तो वास्तव में उन्हीं की आज्ञा राज्य की आज्ञा मानी जाती है। पर यहाँ संप्रभुता की जब हम संकल्पना पढ़ेंगे तो हमें यह समझना होगा कि राज्य दूसरों से आज्ञा पालन प्राप्त करेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। और दूसरा, यानी दूसरे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और दूसरा यह है कि वह किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात राज्य किसी के भी कार्य करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। और इसका एक यह है कि संप्रभुता राज्य का गुण है, किंतु इसका प्रयोग राज्य के कार्यकारी अंग करते हैं। जैसे भी हम बताएं कि सरकार हुए या राजा हुए या संसद के सदस्य या अन्य जो भी कार्यकारी व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि कैबिनेट है या फिर अन्य अधिकरण जो सरकार बनाती है, समितियां बनाती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी तंत्र होता है, इन सब के माध्यम से सरकार या राज्य अपने कार्यों को करता है। तो ये सारे लोग, वास्तव में ये आदेश जो होता है वो राज्य का होता है, पर इस आदेश का या इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? वह करते हैं उसके कार्यकारी अंग, जो राजा है, सरकार है, संसद है या ब्यूरोक्रेट्स है। अब यहाँ पर संप्रभुता के संकल्पना के विकास के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं।
वास्तव में संप्रभुता की जो संकल्पना हुई, जो मुख्य रूप से प्रकट हुई, वह आई मध्यकाल के पश्चात। ऐसा नहीं कि इसके पहले संप्रभुता की कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होते थे। आप जब प्राचीन उदाहरण देखेंगे तो संप्रभु भारतीय और पाश्चात्य दोनों ग्रंथों में, दोनों तरफ के ग्रंथों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं जिसमें राजा को सर्वोच्च माना गया है, राजा की इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें, किंतु उसका जो सैद्धांतिकरण किया गया है, यानी सैद्धांतिकरण का मतलब उसका जो थियरी के रूप में हम संकल्पना बनाए हैं, संकल्पना के रूप में हमने जो उसको बुना है, बनाया है, वह कार्य हुआ है मध्यकाल के पश्चात अर्थात आधुनिक काल के साथ। और वो कैसे हुआ है? वो इसलिए हुआ क्योंकि मध्यकाल में चर्च का राज्य के कार्यों में प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ करता था, बल्कि राज्य जो भी कार्य करता था वह चर्च की आज्ञा से ही करता था। और उस समय मैंने बताया था, जब राष्ट्रवाद की स्थापना की बात हमने की थी, राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में आप उसे दोबारा देख सकते हैं, कि उस समय सामंतों और चर्च, इन दोनों सत्ताओं को अलग करने के लिए, इन दोनों सत्ताओं के ऊपर राज्य का और राजा का नियंत्रण करने के लिए इस राष्ट्र राज्य ने संप्रभुता की संकल्पना की, अर्थात राज्य जो है वह चर्च से भी और सामंतों से, दोनों से सर्वोच्च है और दोनों राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना है वह आधुनिक काल में आई, और उसी के साथ राष्ट्र राज्य की संकल्पना के साथ ही संप्रभुता की संकल्पना आई, अर्थात एक ऐसा राज्य जो स्वयं में संप्रभु, दूसरे के ऊपर कतई निर्भर न हो, न धर्म के ऊपर न सामंतों के ऊपर, वह उसकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। ठीक, तो यह संप्रभुता की संकल्पना मुख्य रूप से मध्यकाल के पश्चात आधुनिक काल की शुरुआत के साथ आई। अब इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका रूप रहा। जैसे प्रारंभ में तो राजतंत्र था, तो राजतंत्र में संप्रभुता का अलग स्वरूप था, उसमें निरंकुश जैसी स्थिति थी, राजा जो कहता था वही होता था, उसके मंत्रियों के सलाह के पश्चात वो स्वयं निर्णय लेता था। किंतु लोकतंत्र के विकास के साथ संप्रभुता का स्वरूप बदला। अब संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में निवास करने लगी। जनता प्रत्येक, अपने यहाँ भारत जैसे देश में देखिए, भारत में या जितने भी देशों में लोकतंत्र है उन देशों में देखिए कि एक निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं, और उस चुनाव के बाद जो जनता की संप्रभुता की शक्ति है वह जीती हुई पार्टी या जीते हुए दल को प्राप्त होता है। अब इस तरह से संप्रभुता होती कि इसमें अल्टीमेट संप्रभुता जनता में होती है, और चुनाव के पश्चात वह उस दल को प्राप्त होती है जो एक निश्चित अवधि के बाद खत्म हो जाती है, पुनः चुनाव होते हैं। तो इस तरह से राजतंत्र में जो था राजा में व्याप्त होती थी संप्रभुता। लोकतंत्र में क्या है कि संप्रभुता जनता में व्याप्त होती है, जनता के पास रहती है, और वह उस अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद में या सरकार में सदस्यों को भेज करके और शासन का कार्य करवाती है। तो यह दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति अभी आधुनिक स्थिति में देखिए, भारत जैसे देशों में तो 90 के बाद वैश्वीकरण की स्थिति आई, कुछ देशों ने पहले ही अपना लिया था। तो जहां भी वैश्वीकरण जैसी स्थिति है, जिन भी देशों में वैश्वीकरण, अभी तो विश्व में सभी देशों में है कि वैश्वीकरण के पश्चात संप्रभुता के साथ कुछ न कुछ बदलाव आए। तो वो बदलाव कैसे आए? क्योंकि अब एक देश नहीं रह गया है, विश्व, पूरे विश्व में प्रत्येक देश बराबर हो गए हैं, सबके एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, एक दूसरे के साथ व्यापार है, और एक देश की घटनाओं का असर दूसरे देशों में बड़ी तेजी से होता है, संचार के साधनों और परिवहन के साधनों के बढ़ने के बाद। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता की जो व्यवस्था है वह धीरे धीरे अपने रूप को बदल रही है। आगे हम इस पर कुछ चर्चा और करेंगे। अब हम कुछ संप्रभुता से संबंधित सिद्धांतों को जान लेते हैं। यहाँ पर पहला है एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता जब हमने बताया कि जो मध्यकाल के पश्चात चर्च और सामंतों पर अधिपत्य करने के लिए राज्य की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसमें इस तरह की संप्रभुता, जो राजतंत्र में जो संप्रभुता थी, इस तरह की संप्रभुता का ज़्यादा प्रयोग हुआ। इसके प्रमुख जो विचारक हैं वो जॉन ऑस्टिन है। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के विचार को अच्छी तरह से सैद्धांतिकरण किया इसका, और उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई। जैसे संप्रभुता का एक व्यक्ति में निहित होना, जो एकलवादी संप्रभुता है वह एक व्यक्ति में निहित होती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे राजतंत्र में एक ही व्यक्ति राजा होता है, उसी की आज्ञा का पालन करना होता है। जैसे लुई 14वां जो शासक था फ्रांस का, वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। तो इसका मतलब मैं ही राज्य हूँ, मेरी ही आज्ञा का सब लोग पालन करेंगे, मैं जो आदेश दूंगा वही कानून होगा, न कानून के लिए, न न्याय के लिए, न ही किसी अन्य कार्य के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मेरे आदेश ही राज्य का आदेश माने जाएंगे। तो संप्रभुता का एक व्यक्ति में निहित होना, यह एकलवादी संप्रभुता का एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा है राजतंत्र अथवा निरंकुश शासन जैसी स्थिति। राजतंत्र में जैसे हम बताए
कि वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो निरंकुश शासन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां पर एकल संप्रभुता व्याप्त होगी। वास्तव में जो शुरुआती संप्रभुता की संकल्पना की गई उस समय राज्य की जो स्थिति थी वह बहुत ही डावाडोल थी। उसे दो तरह से बचाने की आवश्यकता थी। एक तरफ राज्य के विरोध में चर्च था, चर्च अपना नियंत्रण राज्य के और राज्य के संसाधनों पर करना चाहता था। सबसे बड़ी बात, राज्य के प्राधिकारी सत्ता पे करना चाहता था। राज्य के पास ही ऐसी शक्ति है कि वह कोई भी कार्य करता है, अगर वह कार्य राज्य की इच्छा है तो वह अवैध नहीं माना जाता, विधि पूर्वक या विधि सम्मत माना जाता है। इसे ही प्राधिकार कहते हैं। तो यह जो प्राधिकार की सत्ता है उसकी लालसा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है, व्यक्ति के भी मन में, संस्था के भी मन में। चर्च भी, या चर्च या धर्म कहिए, हम यूरोपीय संदर्भ में कह रहे हैं तो चर्च जो है वह उस पर नियंत्रण बना करके और राज्य के ऊपर नियंत्रण करना चाहता था उस प्राधिकारी सत्ता के माध्यम से। तो जब एक ये स्थिति, दूसरी स्थिति, सामंत भी चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहें, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करें, राज्य के नियंत्रण में बहुत ही कम नियंत्रण में रहें और जनता के ऊपर पूरी तरह से शासन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था उत्पन्न हुई उसने कठोर निरंकुशता का रूप लिया, जो धर्म से भी अपने आप को बचा सके और सामंतों से भी अपने आप को बचा सके। इसलिए एकलवादी संप्रभुता में निरंकुशता के भी अंश आ गए हैं। तो जॉन ऑस्टिन ने जो 5 एकलवादी संप्रभुता के मूल विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है पूर्ण, अर्थात जो संप्रभुता होगी वह पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब कि वह अपने आप में ही पर्याप्त है। जो संप्रभु व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति जिसमें संप्रभुता का निवास हो रहा है, वह अपने आप में पर्याप्त है। वह संप्रभुता की शक्ति के लिए किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है, न तो जनता के ऊपर, न तो सेना के ऊपर, न ही मंत्रिपरिषद के ऊपर। अर्थात वह किसी भी कार्य के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं, वह अपने आप में पूर्ण है। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं संभव है, किंतु इसे इस तरह से गढ़ा गया है कि जो संप्रभु व्यक्ति होगा वह पूर्ण व्यक्ति होगा। उसी के आदेश से सारे लोग कार्य करेंगे, वह किसी के आदेश या किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो संप्रभुता की पहली विशेषता है कि उसमें पूर्णता यानी एब्सोल्यूटिज्म होगा। एक व्यक्ति जो है संप्रभु होगा वह एब्सोल्यूट होगा, अपने आप में किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होगा, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होगा। दूसरा, संप्रभुता सार्वभौम होगी। सार्वभौम का क्या मतलब हुआ कि सब जगह व्याप्त होगी। राज्य के अंतर्गत जो भी लोग होंगे, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामंत हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबके ऊपर संप्रभुता का बल उसी तरह लागू होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विधि के सामने, संप्रभु व्यक्ति के सामने एक जैसा है। वह किसी भी तरह से उससे, विधि से या संप्रभु व्यक्ति से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर सार्वभौम का मतलब है सब जगह जो लागू हो समान रूप से। जैसे ईश्वर सार्वभौम है, सब जगह कण कण में व्याप्त हैं, वैसे ही ये माना गया कि संप्रभुता जो है वह राज्य की प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है। अर्थात राजा की इच्छा का पालन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। तो यह सार्वभौमता का गुण हुआ। तीसरा है अदेय। जो संप्रभुता होगी उसकी एक विशेषता है। यहाँ पर हम एकलवादी संप्रभुता की बात कर रहे हैं और जब हम इसकी आलोचना करेंगे तब बताएंगे कि यह व्यवहार में कैसे लागू नहीं होती और इसीलिए इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया। तो तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है अदेय। अदेय का मतलब कि इसे किसी को दिया नहीं जा सकता, या पहली चीज। दूसरी चीज, जो संप्रभु व्यक्ति है उससे अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दो बातें हैं। न तो संप्रभु व्यक्ति अपनी संप्रभुता को दूसरे को दे सकता है, यानी राज्य अपनी संप्रभुता को किसी और को नहीं दे सकता, और न ही इसे राज्य से अलग किया जा सकता। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो भी संप्रभु व्यक्ति है वही उसका उपभोग करेगा। वह अपने संप्रभुता को किसी को दे नहीं सकता, या राज्य की संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर राज्य की संप्रभुता को राज्य से अलग कर देंगे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगली विशेषता है स्थायी। स्थायी मतलब परमानेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि संप्रभुता जैसे अन्य गुण होते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, जनसंख्या कम होती है ज़्यादा होती है, लोग मरते हैं पैदा होते हैं, या संसाधन खत्म होते हैं नए संसाधन तलाश लिए जाते हैं। तो इस तरह से संप्रभुता जैसे का गुण इस तरह नहीं है, वह स्थायी है, परमानेंट है। जैसे धरती स्थायी है, धरती पर ये जीवन स्थायी है, उसी तरह से जब तक कम से कम हमारे राज्य की संकल्पना और राजनीतिक सिद्धांत चल रहे हैं तब तक के लिए, पता नहीं लाखों करोड़ों साल तक स्थायी रहेगा कि नहीं ईश्वर जाने, पर अभी तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से धरती स्थायी उसी तरह से संप्रभुता का अंश भी, ये संप्रभुता का गुण भी राज्य के साथ जुड़ा रहेगा, स्थायी रहेगा। अर्थात यह राज्य के साथ शुरू से है और अंतिम तक रहेगा, इसे राज्य से अलग
नहीं किया जा सकता, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे राज्य से दूर किया जा सकता है। एक अन्य विशेषता है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब कि संप्रभुता का बंटवारा नहीं होता, अर्थात एक राज्य के अधीन कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरा व्यक्ति संप्रभु नहीं हो सकता। जैसे संघीय सरकारों में होता है, एक सरकार के अधीन दूसरी सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, किंतु ऐसा कभी नहीं होता कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार केंद्र सरकार की किसी आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य सरकार मना कर दे। अर्थात एक राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। संप्रभुता के गुण को, संप्रभुता की शक्ति को बांटा नहीं जा सकता, न दो लोगों में, न दो संस्थाओं में, न ही अगर ऐसा होगा तो उसी राज्य में दूसरा राज्य तैयार हो जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संप्रभुता को नहीं बांटा गया, बल्कि राज्य अलग अलग हो गए। अब उनकी अपनी संप्रभुता, हमारी अपनी संप्रभुता। तो इस तरह से ये संप्रभुता के जो 5 गुण बताए गए हैं, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, इनएलिनेबल, परमानेंट और इंडिविजिबल, तो ये 5 जो गुण हैं यह बताते हैं कि संप्रभुता एक व्यक्ति में किस तरह से किन गुणों के साथ व्याप्त होती है। अब इन गुणों की कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे जिन लोगों ने इस एकलवादी संप्रभुता की आलोचना की उन्हें बहुलवादी कहा गया। बहुलवादी हम बताए होंगे पहले ही शुरुआत में ही पढ़ाते वक्त। बहुलवादी वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि शक्ति या सत्ता की कोई एक केंद्र नहीं होता, बल्कि कई सारे केंद्र होते हैं और कई सारे समूह होते हैं। वो सारे समूह महत्वपूर्ण है, किसी एक पर केंद्रित करके हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं? बार्कर हुए, लास्की, क्रैब, लिंडसे, ये सारे लोग जो हैं वो संप्रभुता की बहुलवादी संकल्पना के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि जो 5 गुण आपने बताए कि वह पूर्ण होती है, अदेय होती है, अविभाज्य होती है और सार्वभौम होती है, स्थायी होती है, संप्रभुता इन 5 में से कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरी संस्था पर निर्भर होता है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग इन 5 का वो कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकलवादी संप्रभुता संभव नहीं, इन्होंने कहा। किस तरह से संभव नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि जनता के समूह में होता है, तो किसी एक व्यक्ति में संप्रभुता निहित हो ही नहीं सकती। और जब जनता के समूह में रहेगा तो संप्रभुता का एकलवादी स्वरूप नहीं रहेगा। दूसरा, एक संप्रभु की जगह जनता का शासन होता है। जनता जिसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होता है। अब ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर रहा होता है। वास्तव में जो प्रधानमंत्री है वह अपने मंत्रिमंडल की सलाह मानता है, जो मंत्रिमंडल है वो संसद की सलाह मानता है, और संसद के प्रत्येक सदस्य 5 साल बाद अपनी जनता के पास दोबारा चुने जाने के लिए जाते हैं, और इसलिए वह जनमत की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति संप्रभु नहीं है, बल्कि सारे व्यक्ति संप्रभुता की शक्ति का स्रोत हैं, और इसलिए एकलवादी संप्रभुता नहीं लागू की जा सकती। अब उन्होंने कहा कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, तो वास्तव में संप्रभुता को बांटा जाता है लोकतंत्र में। एक व्यक्ति एक कार्य करता है, जैसे राज्यों के अलग कार्य क्षेत्र हैं और केंद्र के अलग कार्य क्षेत्र हैं। राज्यों के कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थितियों में केंद्र कभी हस्तक्षेप नहीं करता, और केंद्र के कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थितियों में राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए ये कहना कि शक्तियों को बांटा नहीं जा सकता, यह बहुत ही यह व्यवहारिक नहीं है। वास्तव में शक्तियों का बंटवारा होता है, संप्रभुता का बंटवारा होता है। अब यह कहना कि अविभाज्य है, अदेय है संप्रभुता, तो अविभाज्य का मतलब इसे बांट नहीं सकते, अदेय का मतलब किसी और को दे नहीं सकते। आप देखेंगे कि संसद जो है, अगर संसद को संप्रभु माना जाए तो संसद जो नियम कानून बनाती है उसे लागू करने के लिए अधिकारी तंत्र के द्वारा कुछ अन्य नियम भी बनाने पड़ते हैं। इसे कहते हैं प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि जिन विधियों को लागू करना है उन्हें लागू करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर अधिकारी तंत्र के द्वारा कुछ अन्य नियम भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे में संप्रभु तो संसद हुई, किंतु अन्य नियम बनाने वाले यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रयोग करने वाले अधिकारी तंत्र भी उस संप्रभुता का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि वह दी हुई संप्रभुता है। तो अदेय संप्रभुता की संभावना तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अदेय जैसा संप्रभुता का कोई गुण नहीं लागू होता, क्योंकि उसने संसद से यह संप्रभुता प्राप्त की है, यानी उसे दिया जा सकता है। अब संप्रभुता के जितने भी गुण बताए गए हैं उनमें से प्रत्येक की इन्होंने आलोचना की और बताया कि लोकतंत्र में संप्रभुता के ये सिद्धांत, जैसे सार्वभौम है संप्रभुता आत्मनिर्भर है, तो ये सारे सिद्धांत लोकतंत्र में लागू नहीं होते। वास्तव में जब लोक संप्रभुता की बात होती है, लोक संप्रभुता का मतलब होता है कि जनता की इच्छा।
या जनता का शासन। तो लोक संप्रभुता के कारण यह जो संप्रभुता की एकलवादी धारणा है यह नष्ट हो जाती है, यह प्रभावहीन हो जाती है, बल्कि बहुलवादी धारणा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में इस राज्य की संप्रभुता का निवास होता है, इस धारणा का प्रचलन होता है। अब संप्रभुता पर कुछ विचार देख लेते हैं। संप्रभुता पर एक विचार है कि डी फैक्टो और डी ज्यूरे ये संप्रभुता क्या होती है, अर्थात डी ज्यूरे का मतलब हुआ विधि के अनुसार और डी फैक्टो का मतलब हुआ तथ्य के अनुसार। ये फ्रांसीसी शब्द है, इसलिए अंग्रेजी से थोड़े से अलग समझ में आ रहे हैं। तो डी ज्यूरे का मतलब होता है विधि के अनुसार संप्रभुता। अब डी ज्यूरे संप्रभुता का मतलब हुआ कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार संप्रभु कौन है। जैसे अगर हम ब्रिटेन के संविधान में देखें तो राजा को शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु राजा क्या करता है, विधि के अनुसार संप्रभु कौन है, राजा है। भारत में देखा जाए तो विधि के अनुसार संप्रभु कौन है, राष्ट्रपति है या फिर संसद है। वास्तव में ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, पर शक्तियों की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो विधि के अनुसार है। ऐसे में डी ज्यूरे का मतलब होता है कि संविधान में जो प्रदत्त संप्रभुता है, जो शक्तियां हैं जिसे प्राप्त हों, वह डी ज्यूरे सोवरेन कहलाता है, विधि के अनुसार संप्रभु कहलाता है। और तथ्य के अनुसार क्या होता है कि वास्तविकता में उस शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, अर्थात वह शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति के पास तो विधि के अनुसार शक्तियां हैं, किंतु उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री की परिषद करती है, मंत्रिमंडल करता है। तो इसलिए तथ्य के अनुसार संप्रभुता या शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद के पास है, संसद के पास है। तो इस तरह से डी ज्यूरे का मतलब हुआ कि जो कानून में दिया हुआ है, और तथ्य के अनुसार संप्रभुता का मतलब हुआ कि वास्तव में उस संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है। दोनों के उदाहरण हम बता दिए कि विधि के अनुसार जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं, और तथ्य के अनुसार प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को शक्तियां प्राप्त हैं। तो यह संप्रभुता के संबंध में ये दो विचार हुए। एक अन्य है राजनीतिक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक मशीनरी का प्रयोग करके संप्रभुता का प्रयोग करता है। जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वह राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, अर्थात उन्हें राजनीतिक मशीनरी प्राप्त है और वह उसका प्रयोग करने के लिए राजनीतिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। और विधिक संप्रभुता क्या है, विधिक संप्रभुता का मतलब हुआ ऐसी संप्रभुता जो कानून में दी हुई है। वास्तव में संप्रभुता कानून में जो दी हुई है वह तो संसद को है, किंतु संसद के प्रत्येक सदस्य उसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसका प्रयोग कौन करता है, उसका प्रयोग करते हैं राजनीतिक प्रतिनिधि अर्थात अधिकारीगण करते हैं, और जो भी उस समय सरकार के अंग होते हैं वो लोग करते हैं। तो यह राजनीतिक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता के मध्य अंतर है। विधिक संप्रभुता फिर से हम बता दे रहे हैं कि विधिक संप्रभुता का मतलब है कि कानून के अनुसार जिसे संप्रभुता प्राप्त हो, और राजनीतिक संप्रभुता का ये मतलब है कि जिनके नियंत्रण में राजनीतिक मशीनरी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और अधिकारी तंत्र हो। ये दोनों के बीच अंतर है। एक अन्य बात है वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता का। वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता का मतलब होता है, वास्तविक वही जो मैंने डी ज्यूरे और डी फैक्टो की बात की, कि वास्तविक संप्रभुता का मतलब हुआ जो वास्तव में संप्रभुता की शक्तियों का प्रयोग करे। और औपचारिक संप्रभुता का मतलब कि जिसे नाम के लिए संप्रभु बनाया गया है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात हुई, प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो भी उस संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है, हो सकता है वो पार्टी प्रमुख हो सकता है किसी धर्म का प्रमुख हो, जो भी व्यक्ति संप्रभुता का प्रयोग वास्तव में कर रहा है वह वास्तविक संप्रभु हुआ। और जो औपचारिक रूप से संप्रभु बना हुआ है, जैसे राष्ट्रपति है या जो भी विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार जिसे यह शक्तियां प्रदान है, वह औपचारिक संप्रभु हुआ। एक अन्य बात है लोकप्रिय संप्रभुता की। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है कि यह मुख्य रूप से जनता की इच्छा पर जो आधारित संप्रभुता है। लोकतंत्रीय राज्यों में जो लागू है कि जनता जो इच्छा करेगी उसके अनुसार जो संप्रभुता है वह लोकप्रिय संप्रभुता है, अर्थात पूरे जनता में संप्रभुता की शक्ति व्याप्त होगी, कोई एक व्यक्ति संप्रभु नहीं रहेगा। अब संप्रभुता के सामने कुछ नई नई चुनौतियां हैं। जैसे अभी तक हमने जो बात की वह राष्ट्र राज्य के संदर्भ में थी और राज्य के संदर्भ में थी। अब नया नया परिवेश बदलने से संप्रभुता के ऊपर भी नए नए संप्रभुता के सामने भी नए नए संकट आ रहे हैं। जैसे एक तो संकट विचारधारा का या सत्ता दल का है। विचारधारा का आप जब देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो विचारधाराओं में पूरा विश्व बट गया था। उस समय प्रत्येक राष्ट्र के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि वह किसी एक विचारधारा को अपनाए
या तो पूंजीवादी विचारधारा को अपना करके अमेरिका के साथ जाए या फिर समाजवादी विचारधारा को अपना करके सोवियत संघ के साथ जाए। अब ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र को एक विचारधारा चुननी थी और इस विचारधारा को चुनने से उसकी संप्रभुता पर असर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि विचारधारा चुनने के पश्चात वह राष्ट्र उस विचारधारा के नेता के साथ, अर्थात अगर पूंजीवादी है तो अमेरिका के साथ, समाजवादी है तो सोवियत संघ के साथ, की इच्छाओं से बंध जाता था, उस नेता की इच्छा से बंध जाता था और अपनी स्वतंत्र इच्छा का निर्धारण नहीं कर सकता था। जबकि संप्रभुता जो है वह आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र इच्छा है। तो जब विचारधारा का यह जो बंटवारा हुआ, उसने कई देशों को अपने बाह्य स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए जो स्वतंत्र इच्छा है उस पर अंकुश लगाया। जिस दल के साथ आप जुड़े हैं उस दल के नेता की इच्छा वहाँ पर सर्वमान्य हुई, किसी एक राष्ट्र की इच्छा को वहाँ पर अहमियत नहीं दी गई। तो यह जो विचारधारा और सत्ता दल की व्यवस्था है, इसके कारण से संप्रभुता की संकल्पना पर एक आक्षेप लगा। एक अन्य बात है भूमंडलीकरण का। अब प्रत्येक विश्व का प्रत्येक देश भूमंडलीकरण से प्रभावित है, व्यापार के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से। तो अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जब यह प्रभावित हो रहा है तो भूमंडलीकरण का असर संप्रभुता पर भी पड़ना अनिवार्य है। कहीं कहीं तो यह देखने को मिलता है कि जो बहुराष्ट्रीय निगम लगाते हैं, अपने बहुराष्ट्रीय निगम किसी छोटे राज्य में अपना निवेश कर रहे हैं, तो उन जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं उनका जो सरकारी आर्थिक बजट होता है वह कभी कभी तो किसी छोटे छोटे राष्ट्रों से भी ज़्यादा हो जाता है। समझिए कि एक राज्य से बड़ी संस्था वह बहुराष्ट्रीय निगम है, वह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। ऐसी स्थिति में वह जो निगम है उन राज्यों के लिए, उन राष्ट्रों के लिए संप्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। और इसके विरुद्ध बहुत सारे देशों में कई तरह के आंदोलन भी चले। लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिकी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे उनके विरोध में आंदोलन भी चले कि यह राज्य और सरकार की इच्छा को प्रभावित कर रहे हैं अपने आर्थिक बल पर। तो भूमंडलीकरण के पश्चात भी संप्रभुता की अवधारणा प्रभावित हुई। एक अन्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब हुआ कि बहुत सारे संगठन बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कुछ सैनिक संगठन बने। अब अगर कोई देश, जैसे नाटो है, सीएटो है, वार्सा पैक्ट है, कोई देश अगर किसी सैनिक संगठन में शामिल हो जाता है तो वह उस सैनिक संगठन की नीतियों को पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसे में संप्रभुता के साथ उसे समझौता करना पड़ता है। या फिर व्यापारिक संगठन में शामिल हो गया तो अपनी स्वतंत्र व्यापारिक नीति नहीं निर्माण कर सकता, प्रत्येक राष्ट्र के साथ संधि होती है और उस संधि के अनुरूप ही कर सकता है। या फिर किसी अन्य संगठन में, जैसे यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन के कुछ सदस्य अपनी संप्रभुता की शक्ति को के साथ कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं बल्कि कुछ हद तक संप्रभुता के साथ वो करके समझौता करके और अपना एक यूरोपीय देशों का एक अलग यूनियन बना लिए, जिनकी एक संसद है, एक सरकार है और एक अलग मुद्रा है। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह भी राज्य की जो बाह्य सर्वोच्च और स्वतंत्र इच्छा थी उसके ऊपर नियंत्रण लगाए हैं और संप्रभुता पर थोड़ा सा संप्रभुता को कमजोर किए हैं। एक अन्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून। कुछ ऐसे कानून हैं जो कि प्रत्येक देश पर लागू होते हैं, जैसे कुछ व्यापार के कानून या फिर बंदियों को रखने के कानून, मानवाधिकार के कानून, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कानून, तो ये, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था है, इनसे भी राष्ट्रों की संप्रभुता पर कुछ न कुछ असर अवश्य पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र इन कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं और इन कानूनों के साथ अपनी संप्रभुता का समझौता करते हैं। अब यह राष्ट्र के सामने संप्रभुता की कुछ चुनौतियां हैं, किंतु वास्तव में यह संप्रभुता की चुनौतियां नहीं है, यह समय के साथ जुड़ा हुआ परिवर्तन। कभी राजतंत्र था तो निरंकुश संप्रभुता थी, कभी लोकतंत्र आया तो संप्रभुता बहुलवादी और जनता में व्याप्त हो गई। अभी जो समय चल रहा है वह पूरा विश्व एक राष्ट्र की तरह, एक गांव की तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गया है। और ऐसे में संप्रभुता जैसी कोई अवधारणा अगर उस पर रोक लगाती है या विकास को बाधित करती है तो हमें उन संप्रभुता जैसी या किसी अन्य धारणा पर परिवर्तन अवश्य करने चाहिए। और अभी जो संप्रभुता की संकल्पना पर परिवर्तन हुआ है उसी का परिणाम है। तो इस तरह से हमने संप्रभुता के बारे में जाना। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। महादेव।